अच्छा, where were we? We were studying the gross anatomy of your kidney and सब कुछ समझ में आ रहा था except your descending aorta and your inferior vena cava. तो वो एक बार दोबारा से recap कर लेते हैं before we move on. देखो, descending aorta, अच्छा हाँ, the word that I was trying to remember was branch. ये मुझे सुबह सुबह याद आया था जब मैं जा रही थी. तो branch था वो word. Inferior vena cava was branching into renal vein. कहाँ गई आपकी right renal vein, and this renal vein is carrying your deoxygenated blood away from your kidney. किडनी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, किडनी को ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और अपने साथ ले जाएगा बाय द रीनल वेन, राइट रीनल वेन. अभी लेफ्ट साइड पे भी सेम चीज़ प्रेजेंट होगी बट आई एम नॉट मेंशनिंग दैट क्योंकि पहली एक साइड की समझ में नहीं आ रही थी कल हमें. सो रिमेंबर इंफीरियर वेना कावा इट इज गोइंग टू डिफरेंशिएट या फिर ब्रांच इनटू योर रीनल वेन. रीनल वेन क्या करेगा? इट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी. सही है. फिर यू हैव द डिसेंडिंग एओर्टा. अब आपका जो हार्ट होता है, लेट्स से दिस इज योर हार्ट, एंड हार्ट में आपके पास एक असेंडिंग एओर्टा होता है विच इज गोइंग टूवर्ड्स योर हेड एंड योर नेक एंड योर ब्रेन. सही है. हेड में आ जाता है ब्रेन. सो बेसिकली इट इज असेंडिंग एओर्टा, ऊपर की तरफ जाता हुआ. असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना. सो इट इज गोइंग टूवर्ड्स योर हेड एंड नेक. फिर आपके पास होता है डिसेंडिंग एओर्टा विच इज गोइंग टूवर्ड्स द लोअर लिम्ब वाली पोर्शन, बेसिकली thoracic कैविटी हो गई, लोअर लिम्ब, पाँव वगैरह सब कुछ. So descending aorta was coming into your kidneys as well, and it was differentiating into your right renal artery, and it was bringing oxygenated blood towards your kidney. दोनों kidney, left and your right kidney, दोनों में same होगा, यहाँ पर भी इसी तरह होगा, but मैंने show नहीं किया है वरना over complicate हो जाएगा. एंड इसी प्रॉपर्टीज क्या थी? इट वाज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि जो आपका किडनी है वो रेस्पायर कर सके, उसको ऑक्सीजन मिल जाए. एंड इट इज इम्प्योर ब्लड, बेसिकली किडनी यही ब्लड फिल्टर करेगा. दिस ब्लड इज बेसिकली रेडी टू बी फिल्टर्ड. सो बस ये दो चीज़ें थी विच वर कन्फ्यूजिंग. बाकी तो वही यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ब्लैडर हो गया, किडनीज हो गई. एंड एक न्यू चीज़ थी विच वॉज एड्रीनल ग्लैंड, एंड दिस एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली रिलीजेस हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन्स होते हैं. तो वो अभी आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं. In today's class, we are again going to study the structure of Ecorches, which is your nephron. So the functional unit of your kidney is nephron. Nephron on itself can perform all the functions जो आपकी kidney perform कर रही होती है on whole. So देखते हैं क्या होता है. Renal, hilum. अच्छा, this is your nephron. Hmm. अलग से डिस्कस करते हैं पहले, वरना ये समझ नहीं आएगा. So बिल्कुल simplified अगर structure बनाया, अगर हम stick diagram बनाया for your nephron, it looks something like this. इस तरह करके. सही है. दिस कैप लाइक थिंग जो आपको ऊपर नजर आ रही है, कैप्सूल लाइक थिंग अगर आप बोल सकते हो, यू कैन से कैप्सूल लाइक थिंग. सो दिस इज ए बोमेंस कैप्सूल. सिर्फ अभी हम नेम एंड स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं. बोमेंस कैप्सूल, राइट. एट क्लास में. हाँ हो सकता है, एट में नहीं, एट में तो बहुत जल्दी हो गई. अच्छा, सही, हाँ वही होगा, फिर रिपीट हो रहा होगा. हाँ ये वो वाला होगा. हम्म. तो वो पढ़ा के गए थे आपको या रिलेट करवा रहे हो? सही. अच्छा, राइट आफ्टर योर बोमेंस कैप्सूल यू हैव द पीसीटी. PCT is your proximal convoluted tubule. PCT के बाद you have the descending limb. Descending मतलब नीचे की तरफ जाना, ascending मतलब ऊपर की तरफ जाना. So this limb is going downwards. आप इसको बोलो descending limb. फिर the limb that is going upwards, आप obviously you're going to say ascending limb. Ascending limb. अच्छा, ये तो लिम्ब हो गए, बट द स्ट्रक्चर जिसका लिम्ब असेंड कर रहा है एंड डिसेंड कर रहा है, द स्ट्रक्चर इज अ लूप ऑफ हेनले. सो लूप ऑफ हेनले के पास यू हैव टू सेक्शन, एक आपका असेंडिंग लिम्ब हो गया एंड एक आपका डिसेंडिंग लिम्ब हो गया. सो दिस इज वाज द थर्ड स्ट्रक्चर. राइट आफ्टर योर लूप ऑफ हेनले यू हैव द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देखो,
प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले, डिस्टल का मतलब होता है बाद में। सो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तो दोनों है। एक पहले आ रही है, आपने उसका नाम दे दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। एक बाद में आ रही है, आपने उसका नाम दे दिया डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। सही है। एंड दिस वाज योर फोर्थ स्ट्रक्चर। बिल्कुल लास्ट स्ट्रक्चर इज योर कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे आपकी यूरिन आके सारी कलेक्ट हो जाती है एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड आउट अकॉर्डिंगली। तो ये जो बेसिकली एक डंडी जा रही, दिस इज अ कलेक्टिंग डक्ट। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यू हैव द बोमेस कैप्सूल, कैप लाइक इसका शेप होता है। फिर यू हैव द कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, बट ये पहले आ रही है तो आपने इसका नाम दे दिया प्रॉक्सिमल। जो बाद में आएगी आप उसको डिस्टिल वर्ड बोलते हैं इन बायोलॉजिकल टर्म्स, एनाटॉमिकल टर्म्स में डिस्टिल बोलते हो जो बाद में आती है चीज़। So proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule, इनके बीच में you have another structure which is a loop of Henle. Loop of Henle में एक limb आपका नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे का मतलब descending, एक limb आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर का मतलब ascending. So you have descending limb and ascending limb, and इसी basis पे आप इसको learn भी करते हैं because descending and ascending limb के functions थोड़े से different है. So we'll study as we progress along. Now this was the structure of a nephron, but nephron के structure में you have two segments. एक होता है आपका tubular segment, जो अभी हमने पढ़ा, this was a tubular segment. Basically you're only discussing the tube like structures of your nephron. दूसरा होता है आपका vascular segment. Vascular segment में basically आप जो vesicles आ रही हैं, vessels आ रही हैं, उनको डिस्कस कर रहे हो, ब्लड वेसल्स वगैरह को डिस्कस कर रहे हो। एंड कहाँ से आ रही होंगी? रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। एक रीनल आर्टरी से आ रही होगी, एक रीनल वेन की तरफ जा रही होगी। So we'll discuss that as well. Um, ये रहा. So this is a vascular segment of a nephron. इसी पे ओवरलैप कर रहा होता है बट मैंने सेपरेट करके दिखाया हुआ है so that it easier to understand. This is not showing you oxygenated या deoxygenated blood. अच्छा, जो आ रही है that is a renal artery. जो जा रही है that is a renal vein. आप इसको oxygenated या deoxygenated blood पे अभी वो नहीं कर रहे, क्लासीफाई नहीं कर रहे. The blue thing is the structure of your nephron. तो बेसिकली मैंने ये करने की शो करने की कोशिश की है कि how it is overlapping inside your nephron. तो जो आपको blue structure नजर आ रहा है बैकग्राउंड में, this is your nephron. Red are your vessels या vascular segment of a nephron. अब देखते हैं क्या होता है. A is your efferent arteriole. B is your glomerulus. And C is your efferent arteriole. So the blood is entering your Bowman's capsule. ये जो आपको ब्लू वाला सेक्शन नजर आ रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया, ये Bowman's capsule का पार्ट था, ये ब्लू वाली चीज. सही है. एंड इसी के ऊपर यू हैव तीन चीजें. एफरेंट आर्टियोल आ गई जिसके थ्रू एंटर कर रहा है Bowman's कैप्सूल के अंदर. फिर यू हैव द ग्लोमेरुलस जो Bowman's कैप्सूल के बीच में है. एंड देन इट इज लीविंग वायर efferent arteriole. अब कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में बोथ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये वाला सेक्शन आपका प्रॉक्सिमल था, ये वाला डिस्टल था. दोनों में एक ही किस्म की लाइक वैस्कुलर सेगमेंट है. दैट इज योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. प्रॉक्सिमल में भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है एंड डिस्टल में भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है. बट लूप ऑफ हेनले में इसका नाम हो जाता है वासा रेक्टा. ये वाला सेक्शन जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर आ रहा है या अंदर आ रहा है, दैट इज नोन एज वासा रेक्टा. एंड बस ये चीज़ें हैं ए बी सी डी एंड ई. सो किस तरह एंटर कर रहा था? द वन विच वॉज एंटरिंग योर बोमेंस कैप्सूल उसको आप एफरेंट बोल रहे थे, बीच वाला ग्लोमेरुलस था. द वन विच इज लीविंग योर बोमेंस कैप्सूल उसको आप ईफरेंट बोल रहे थे विद एन ई. द वन विच इज ओवरलैपिंग योर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आप उसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बोल रहे हो. एंड द वन विच इज ओवरलैपिंग योर लूप ऑफ हैनले आप उसको वासा रेक्टा बोल रहे हो. सो बोमेंस कैप्सूल अलॉन्ग विद योर ग्लोमेरुलस, बेसिकली ये वाला सेक्शन, ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाने होते हैं विच इज नोन एज मेल्फिगियन बॉडी. ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. आई डोंट नो इफ आई हैव रिटन हियर. ये रहा. द ग्लोमेरुलस फ्रॉम द वेस्कुलर सेगमेंट एंड द बोमेंस कैप्सूल फ्रॉम द ट्यूब्यूलर सेगमेंट, ये दोनों मिलके बना रहे हैं आपकी मेल्फिगियन बॉडी. एक और चीज बीच में डिस्कस करनी है विच आई हैव नॉट रिटन हियर, दैट इज द ओवरऑल ब्लड सप्लाई ऑफ योर नेफ्रॉन. सो ब्लड इज एंटरिंग वायर डिसेंडिंग एओर्टा. सही है. डिसेंडिंग एओर्टा ब्रांच बना रहा था इनटू रीनल आर्टरी. इसी तरह आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा था इनटू योर किडनी. सो डिसेंडिंग aorta is going to differentiate into renal
artery. Renal artery is obviously going to differentiate into small arteries. Big artery होती है renal artery. Small artery बनाएंगे. Artery further differentiate करती है into arterioles. And अभी हमने देखा the one which is entering your nephron वो सबसे पहले वाली थी आपकी efferent arteriole with an A. So small artery is further going to differentiate into efferent arterioles. ये आपको याद रखना है till the MD CAT में तो नहीं है ये chapter but MBBS में आएगा. फिर efferent arteriole was further differentiating या फिर progress कर रही थी into glomerulus जो आपके बोमस कैप्सूल में था. देखो arterioles के बाद you have the capillaries. The glomerulus is a capillary network. Differentiate भी कर रहा है and progress भी कर रहा है. For example artery differentiate करती है arterioles में, arterioles into capillary इस तरह. फिर capillary दोबारा into arterioles बनेंगी and फिर जाके venules and veins बनेंगी. So let me show you. Glomerulus is your capillary network. फिर दोबारा आपके पास efferent आती है with an E, efferent arteriole. फिर आपके पास again capillary network आता है. थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग का सिस्टम थोड़ा सा अलग है. बीच में कैपिलरी आ रही है, फिर आर्टीरियल आ रहा है, फिर कैपिलरी आ रही है, फिर जाके आपकी वेन्स आएंगी. सो efferent arterioles is going to differentiate into peritubular capillary network. कहाँ पर था? On the proximal and distal convoluted tubules. फिर peritubular capillary network is going to join into venules. Venule join करेंगी into small veins. Small veins जाके join करेंगी into renal vein. And renal vein was a branch of your inferior vena cava. IVC, inferior vena cava. So this is basically the blood supply of your nephron. ये मैंने notes में include नहीं किया है, but वीडियो लेक्चर में included होगा ऑफिस. टीचर ये जो आपने पेरी लिखा है ये इसकी एक प्रोनाउंसिएशन दोबारा बता दें हम्म. और एक बता दें कि ये किधर होती है. पेरीट्यूब्यूलर tubular capillary network. एक मिनट बताती हूँ. Peritubular capillary network is basically present on your distal convoluted tubule, ये वाला, and your proximal convoluted tubules. दोनों convoluted tubules के ऊपर present है आपका peritubular capillary network. And मैंने यहाँ पे नीचे की mention कर दी. सही है? जी टीचर. टाइम लगेगा. आपको खुद से भी स्टडी करनी पड़ेगी. अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को खुद नहीं समझाते टीचर का आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा. um इसके बाद क्या है टॉपिक? अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ अ नेफ्रॉन. गिव मी अ मिनट. You are always going to classify the nephron on the basis of the loop of Henle. Loop of Henle की position कहाँ पर है? Is it present in the medullary cavity या medulla में present है या फिर is it present in the cortex of your kidney? Kidney के 3 sections है ना? You had pelvis जो बिल्कुल like बीच में था, फिर you had the medulla and then आखिर में you had the cortex, बिल्कुल end पे you had the cortex. So if the loop of Henle is present in the cortex आप उसको बोलते हो cortical nephron. कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली लूप ऑफ हेनले का जो साइज है वो छोटा होगा. इफ योर लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला तो आप उसको बोलते हो जस्ट द मेड्यूलरी नेफ्रॉन. जस्ट का मतलब होता है नियर, मेड्यूलरी इज कमिंग फ्रॉम मेड्यूला, तो जस्ट अ मेड्यूलरी नेफ्रॉन नियर योर मेड्यूला, इस तरह करके. एंड सच लूप ऑफ हेनले इज गोइंग टू बी लॉन्गर इन साइज. ऐसे लूप ऑफ हेनले का साइज थोड़ा सा लंबा होता है, लॉन्गर होता है. So you're going to classify your nephrons into two types on the basis of the position of loop of Henle. If the loop of Henle is in the medulla, आप इसको बोलते हैं just a medullary nephron. If the loop of Henle is in the cortical या cortex, आप इसको बोलते हो cortical nephron. Loop of Henle की basis पे सब कुछ हो रहा है, classification हो रही है. Lastly एक question आता है जो अभी हमने सब discuss करा, basically इसका compressed version यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, and that is to describe the structure of the kidney including the associated blood vessels. अभी हमने ब्लड सप्लाई डिस्कस किया है तो बेसिकली वही इसी में आपने मेंशन करना है. सो किडनी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय टफ फिब्रस कैप्सूल.
एक fibrous capsule इसको cover कर रहा होता है. Each kidney is supplied by renal artery, which is a direct branch of the aorta. Each kidney is drained by the renal vein, which enters into the inferior vena cava. Each kidney is made up of numerous nephrons, millions में present होते हैं, millions and billions. एक और चीज़ होती है जो काफ़ी ज़्यादा millions billions में present होती है, that is your neurons. And पेपर का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, इवन दो इट्स वेरी ऑब्वियस, बच्चे नेफ्रॉन्स एंड न्यूरॉन्स को गलती से मिक्स अप कर देते हैं, स्पेशली नेफ्रॉन को वो समझते हैं कि न्यूरॉन्स है एंड उसे मिक्स अप कर देते हैं. फिर द पॉइंटर वाज कि अ नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. पूरा फंक्शन आपका नेफ्रॉन ही कर रहा होता है. लाइक अगर किडनी में नेफ्रॉन्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली किडनी विल बी यूजलेस. The part of the nephron within the cortex include the Bowman's capsule, the proximal convoluted tubule, and the distal convoluted tubule, and part of the collecting duct. ये pointer हो सकता है नहीं समझ में आया, but if you look at this diagram, um, एक मिनट. So इस diagram में आपका cortex है, this region. सही है. This is basically your cortex of the kidney. इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? You can see the Bowman's capsule. You can see the proximal convoluted tubule. You can see the distal convoluted tubule. You can see some part of the collecting duct. पूरा collecting duct cortex में नहीं है, आधा आपका cortex में, आधा आपका medulla में. So some part of the collecting duct is also present in your cortex. The part of the nephron which are present in the medulla, उसमें you have the loop of Henle and the rest of the part of your collecting duct. Basically ये बोल रहे हैं. Understanding करके भी याद कर सकते हो ये, या फिर रट्टा भी लगा सकते हो alternatively, whatever suits you better. Where each nephron is supplied by an efferent arteriole. Efferent arteriole is going to give rise to a capillary network termed as a glomerulus. Glomerulus है ये. एक मिनट. अच्छा, blood leaves the glomerulus via the efferent arteriole, वो भी हमने अभी देखा था. And एक another capillary network बन रहा होता है इसके through, that is your peritubular capillary network. So look at this diagram. Efferent arteriole से enter कर रहा था, बीच में आपका ग्लोमेरुलस है, इफरेंट आर्टीरियल से लीव कर रहा है एंड इफरेंट आर्टीरियल की वजह से आपको एक और कैपिलरी नेटवर्क मिल रहा है विच इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. सो अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि एफरेंट आर्टीरियल की वजह से कौन सा कैपिलरी नेटवर्क मिल रहा है, वो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी. इफरेंट आर्टीरियल की वजह से आपको कौन सा कैपिलरी नेटवर्क मिल रहा है, दैट इज ए पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क. आर्टीरियल की वजह से कैपिलरी नेटवर्क क्यों मिल रहा है? बिकॉज आपकी आर्टरीज हमेशा arterioles में differentiate करती हैं and then arterioles are going to differentiate into capillaries. Artery differentiate into arteriole. Arterioles are going to differentiate into capillaries. Capillaries are going to join into venules and फिर venules join करती हैं into veins. But in the case of a kidney, हमने एक और चीज़ देखी थी बीच में, that was small artery. And यहाँ पे हमने देखा था small vein. बस ये थोड़ा सा हल्का सा एडिशन है. सो आर्टीरियोल हमेशा कोई ना कोई कैपिलरी नेटवर्क को लाइक इंड्यूस करेंगी या फॉर्मेशन होगी ड्यू टू योर आर्टीरियल. तो वो हमने देख लिया अकॉर्डिंगली. एंड फिर आपके पास रीनल वेन है, इसके बाद इट इज गोइंग टू एंटर इनटू योर इंफीरियर वेना cava. So what are the functions of your kidney? You have urine formation, osmoregulation, maintenance of blood pH, regulation of blood pressure and regulation of blood bodily salts. हम क्या पढ़ेंगे? You're only going to study osmoregulation and urine formation, selective reabsorption, ultra reabsorption वगैरह, ultrafiltration उसके through. So we're only going to discuss this. These three are not part of your course. ये आप MD CAT में भी नहीं पढ़ोगे. Regulation of blood pressure, blood pH, bodily salt ये नहीं पढ़ोगे अभी. So let's start with urine formation. Urine formation में you have three processes. अब
आपने 2 ही पढ़े होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, विच इज़ योर अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बट एक एडिशनल चीज़ और हो रही होती है हल्की सी, वो देखते हैं। फर्स्ट यू हैव अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑब्वियसली, ultrafiltration. And ultrafiltration is a passive process which is occurring in your Malpighian body. अभी मैंने बताया था the glomerulus plus your Bowman's capsule. ये क्या बनाता है? Malpighian body. सही है. It is a passive process which is occurring in your Malpighian body. सही है. फिर you have the selective reabsorption. Ultrafiltration के बाद भी आप कुछ कुछ चीज़ों की selectively reabsorption कर रहे होते हो. Selective reabsorption is however an active process against the concentration gradient. कुछ कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, and this is occurring in your proximal convoluted tubule, the convoluted tubule जो पहले आ रही है before your loop of Henle, proximal convoluted tubule. Third additional thing that is happening is secretions. कुछ कुछ चीज़ें secrete out हो रही होती हैं, and this is again an active process. तो ये यूजली डिस्कस नहीं किया जाता, बट इफ आई वर टू मेक एन ओवरऑल इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस, किस तरह बनाएंगे? डीअब्जॉर्प्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस, सिक्रीशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, इन दोनों को ऐड किया. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में से आपने डीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. एडिशनल चीज़ है, ये जाने की जरूरत नहीं है. एनीवे, सो लेट्स सी ये क्या हुआ. लेट्स सी, this is basically the equation of excretion. Excretion बोलता है basically ultrafiltration subtracted from the sum of reabsorption and secretion. ये तीन main processes हो रहे होते हैं. I hope I have a diagram for this. उसमें I think label था. So मैंने यहाँ पर भी नहीं लिखा है secretion वाला point है because it is a recent addition. Anyways, let's see. So urine formation involves two main stages. You have ultrafiltration and you have selective reabsorption. Now, what is the site of ultrafiltration? Your Malpighian body, which is the sum of your glomerulus and the Bowman's capsule. Glomerulus is your vascular system, your vascular segment, and Bowman's capsule is your tubular segment of the kidney. What is the site of selective reabsorption? That is your proximal convoluted tubule. Distal nahi, only the proximal. This is the main site of your selective reabsorption. Because one by one चीज़ें जा रही होती हैं आपकी. Here you have the loop of Henle, you have the distal convoluted tubule and the collective duct. इन तीनों में आपकी हो रही होती है water की reabsorption and ions की reabsorption. So DCT, loop of Henle and collecting duct, these are the site for reabsorption of water and ion. Remember, ultrafiltration is a passive process. इसमें आपको energy की need नहीं होती. But selective reabsorption is an active process. So before we move on to the details of your ultrafiltration, let's just understand the structure of your filtration barrier. बहुत complicated है ये chapter, थोड़ा सा difficult है compared to the last chapter that we did. Let's see. Filtration barrier. This is what your filtration barrier looks like. पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ. So this is what your filtration barrier looks like. One by one करते हैं. अच्छा, ये पिक्चर ली है हमने यहाँ से फ्रॉम योर बोमेंस कैप्सूल. बेसिकली अगर यहाँ से अगर हम थोड़ा सा सेगमेंट लेते तो हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आते. स्लोली स्लोली करते हैं. फर्स्ट यू हैव द एंडोथेलियल सेल्स, द सेल्स विच आर लाइनिंग द आउटर सरफेस, उसको आप सॉरी इनर सरफेस को जो लाइन कर रहे होते हैं, दोज आर नोन एज योर एंडोथेलियल सेल्स. फिर विद इन योर एंडोथेलियल सेल्स जो आपकी लेयर होती है सेल की, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस. ऑब्वियसली इसके अंदर पोर्स होते हैं,
ताकि आपकी एब्जॉर्प्शन या फिल्ट्रेशन वगैरह हो सके. So these pores are known as endothelial pores. Endothelial pores. A better word would be fenestrations. Fenestrations basically in pores को ही बोलते हैं. फिर you have filtration slits in your podocytes. जो आपको ये अजीब से cells नजर आ रहे हैं, these are your podocytes. पोरो का मतलब होता है foot and side is referring to a mature cell. So इनके अंदर you have foot like processes जिनकी वजह से you are calling them porocyte. Porocyte के अंदर you have something like this. ये जो section नजर आ रहा है, this is basically a filtration slit. And can you see ये uninucleated है. There is one nucleus in each of the porocyte that is present. So filtration slit. This is the overall structures, but इसमें you have three segments as well. Filtration barrier is a sum of A, B and C. A क्या होता है? A is the endothelium of your glomerulus. जो आपका glomerulus enter कर रहा होगा ये रही diagram. Basically हमने section कहाँ से लिया है? This one. सही ये जो ये वाली layer है, this is the endothelium of your glomerulus. फिर you have a basement membrane in the middle. बीच में आपके यहाँ पर basement membrane होगी, which is not visible in this diagram. And फिर आपके पास आती है the epithelium, the outer layer of your Bowman's capsule. So ये तीनों चीजें मिलके बना रही हैं your filtration barrier. So A is the endothelium, basically the last the inner layer of your glomerulus. B is the basement membrane जो glomerulus and Bowman's capsule के बिल्कुल बीच में होती है. And इसके और ज़्यादा functions होते हैं which we'll discuss in a while. And C is the epithelium, the outer layer of your Bowman's capsule जिसके अंदर you have podocytes. Podocytes से and these podocytes had filtration slits. सही है? Is this clear? Yes. सही. अब as you can see आपका blood enter कर रहा है. Blood होगा आपके glomerulus के अंदर. Glomerulus was forming a vascular segment. So vascular segment है, blood is going to enter your glomerulus. अब होगा क्या? It is going to pass. अच्छा filtration होने के लिए you need to make sure कि blood passes through all the three layers that we just mentioned in your Bowman's capsule of the nephron. The endothelium of a glomerulus has endothelial pores and in pores का size कितना होता है? 10 nanometer. The epithelium of your Bowman's capsule is made up of cell with foot-like processes which are known as porocytes. And जो filtration slit होता है within the epithelium that is 25 nanometer wide. ये वाला filtration slit, this thing. This is 25 nanometer wide. इन तीनों structures में से the most important one is your basement membrane. It is made up of connective tissues and इनके अंदर collagen भी present होता है beside other substances, but you do not need to know the composition of your Bowman's capsule. आपको सिर्फ इसका function बताना चाहिए. It is important for two reasons. First of all, it has extremely small pore size. बहुत छोटे छोटे इसके अंदर small pore size होते हैं and secondly it is negatively charged. So during ultrafiltration का process जब आपका filtration barrier बिल्कुल completely normal होता है, completely healthy आपकी kidney होती है, दो चीज़ें ऐसी हैं that are never going to pass through your filtration barrier. First of all, your red blood cells. Red blood cells are very large in size. अगर वो pass कर रहे हैं तो obviously there is some issue in your filtration barrier. हो सकता है थोड़ा सा leak out हो रहा है, hole हो गया, tear हो गया, something like that. इसीलिए आपकी यूरिन में फिर रेड ब्लड सेल्स विजिबल हो रहे हैं या यूरिन सैंपल में आपको रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. रेड ब्लड सेल्स कभी भी नहीं आने चाहिए. इफ दे आर प्रेजेंट इन योर यूरिन सैंपल there is a problem in your filtration barrier. Lastly, you should not have large plasma protein जिनका molecular weight 68,000 Dalton से ज़्यादा होता है. They cannot pass through your filtration barrier. Dalton is basically the measuring unit. जैसे सेंटीमीटर नहीं, kgs होता है, grams होता है, सेंटीमीटर मीटर इसी तरह का एक मेजरिंग यूनिट होता है आपका डेल्टन्स. तो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन विच आर हैविंग अ मोलेकुलर मास मास वाला यूनिट है, किलोग्राम ग्राम्स वाला, 68,000 डेल्टन से ज़्यादा होगा तो दे आर नॉट गोइंग टू पास थ्रू योर फिल्ट्रेशन बैरियर. अगर दे आर पासिंग थ्रू इट तो ऑब्वियसली देयर इज अगैन एन इशू इन योर फिल्ट्रेशन बैरियर. आपको फिर चेक करवाना पड़ेगा अपनी किडनीज वगैरह अल्ट्रासाउंड करवा के.
So this was it for the introduction of your filtration barrier. All the pointers I mentioned below. सही सब कुछ मैंने नीचे लिखा हुआ है. Let's start the process of ultrafiltration. देखते हैं क्या होता है. साइड में डिस्कस करते हैं. Ultrafiltration. So first of all, it is a passive process. There is no need for ATP वगैरह. Passive process है लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेशर चाहिए होता है ताकि अच्छी अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो. So it involves the filtration of a small molecules. Useful molecules भी filter हो रहे होते हैं, waste molecules भी filter हो रहे होते हैं by the help of your filtration barrier, which is made up of three things. Your endothelium of the glomerulus, your basement membrane बीच में, and then the epithelium of your Bowman's capsule. So the useful substances that are filtered, उसमें you have useful के अंदर you have glucose. You do not want glucose in your urine. अगर आपकी urine cell में glucose नज़र आ रहा है urine sample में, तो this is a sign for diabetes. Excess glucose accumulate हो रहा है आपकी body में, which is then being excreted out in your urine. You do not want amino acids in your यूरिन सैंपल, इसीलिए फिल्ट्रेशन हो जाती है इनकी, आपकी बॉडी इनको वापस रिटेन कर लेती है. वाटर भी कभी कभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से थ्रू गुजर रहा होता है. मिनरल आयंस फिल्टर हो रहे होते हैं. मिनरल आयंस एंड स्मॉल प्रोटीन्स. अच्छा, some waste substances that are filtered, उसमें you have यूरिया, creatinine है, you have excess water, and you have excess ions. Now, there are some factors that are going to affect the process of your ultrafiltration. अब इसमें it is a passive process, energy की need नहीं होती, तो obviously there are some other factors that are going to like improve the efficiency of this process. सबसे पहले you have the hydrostatic pressure, HP. Hydrostatic pressure होना चाहिए. So एक एक करके डिस्कस करते हैं. HP is basically the short form for hydrostatic pressure. Now, अगर there is a hydrostatic pressure, hydrostatic basically means water की वजह से. If there is a pressure in your glomerulus, so it is going to favor your ultrafiltration का process. If there is a hydrostatic pressure in your Bowman's capsule, तो वो oppose करेगा ultrafiltration का process. And hydrostatic pressure किस वजह से develop हो रहा है? Due to the water within the glomerulus या फिर Bowman's capsule. So let's say this is your glomerulus. Oh my god, recording वो चल रही है. Give me a minute. पेपर 5 की रिकॉर्डिंग आज अपलोड हो जाएगी. मुझे फाइनली टाइम मिला एडिट करने का. आई विल अपलोड इट टुडे. अच्छा, ग्लोमेरुलस ये रहा आपका ग्लोमेरुलस. सही, यहीं पे आपका वो होगा बोमस कैप्सूल. ऑल्सो आई लर्न समथिंग न्यू. वाटर हमेशा आपकी सोडियम आयंस को फॉलो करता है. दिस इज समथिंग अनरिलेटेड. पता नहीं इफ यू ऑलरेडी न्यू और या नहीं, बट अगर आपके सेल्स में से सोडियम आयन बाहर जा रहा है तो वाटर भी आपके सेल्स में से बाहर जाएगा. अगर आपके सेल्स के अंदर सोडियम आयन अंदर जा रहा है तो वाटर इज ऑल्सो गोइंग टू एंटर योर cells. So water is always following your sodium ion. मैंने कुछ discover करा recently. So this is your Bowman's capsule. अगर you have a good hydrostatic pressure जो आपकी water की वजह से आ रहा था in your glomerulus, तो आपकी ultrafiltration का process favor होगा. ज़्यादा अच्छी तरह ultrafiltration आपकी carry out होगी. If the hydrostatic pressure is in your Bowman's capsule, so that is going to oppose the ultrafiltration का process in your glomerulus या overall oppose कर रहा होगा the ultrafiltration का process. And again, hydrostatic pressure is due to the pressure that is building up due to the water within the glomerulus and the Bowman's capsule.
Next factor is the diameter of the arterioles. Diameter of the arterioles. अभी हमने एक चीज डिस्कस करी थी, the afferent and the efferent arteriole. Afferent and efferent arterioles. Now, afferent arteriole का जो diameter होता है that is wider. Efferent arteriole का जो diameter होता है that is narrow. Up change in diameter is obviously going to build up the pressure. And in the case of your kidneys, you have hydrostatic pressure, the one which is developing due to water. So the narrow diameter of the efferent arteriole, this one, it helps to build up the hydrostatic pressure within your glomerulus. बस 2 पॉइंट. Also remember कि कौन सी वाली wide है कौन सी narrow है. See, the renal blood flow, kidney का blood flow. ब्लड फ्लो. अच्छा, जितना ज़्यादा ब्लड आपकी एंटर हो रहा होगा किडनी में, द ग्रेटर इज गोइंग टू बी द ब्लड फ्लो इन योर ग्लोमेरुलस. उतना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा थ्रू योर ग्लोमेरुलस एंड उतना ज़्यादा ही आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा विद इन द ग्लोमेरुलस. So greater renal blood flow therefore increases the net ultrafiltration का process. जबकि glomerular से flow कर रहा है, ये water flow नहीं कर रहा. Basically water के अंदर blood जो होता है, वो दोनों basically आपके hydrostatic pressure को influence कर रहे होते हैं. So you have the blood and the water and बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर that needs to be filtered out. तो जितना ज़्यादा blood enter करेगा किडनी में उतनी ज़्यादा ही आपकी ultrafiltration का process carry out होगा. एक फिनोमेना आता है cold diuresis. आई थिंक हमने इसका क्वेश्चन भी देखा था एंड वी हैड टू स्किप इट बिकॉज़ हमने स्टडी नहीं किया था तब तक. तो इन विंटर्स क्या होता है, यू हैव द फिनोमेना ऑफ वेसो कंस्ट्रक्शन ऑफ योर आर्टीरियोल्स. जो आपकी स्किन पे आर्टीरियोल्स प्रेजेंट हैं वो कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं सो दैट दे कैन लाइक शट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू योर स्किन कैपिलरीज एंड they can direct that blood flow towards your major organs. For example, kidney हो गया. So therefore, increasing the renal blood flow, इस तरह भी आपका renal blood flow increase हो सकता है. इसी वजह से सर्दियों में वी हैव अ ग्रेटर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. अब आई डोंट नो इफ यू गाइस सफर फ्रॉम दिस बट सर्दियों के अंदर ऑब्वियसली हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है. इवन इफ यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, हर 2 मिनट में हम वॉशरूम भाग रहे होते हैं. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज कोल्ड डायरेसिस एंड ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द वेसल कंस्ट्रक्शन ऑफ योर आर्टीरियोल्स विच आर प्रेजेंट इन योर स्किन. वो कंस्ट्रक्ट मेरे होती साथ तो नहीं होता. नहीं होता. मेजर लोगों के मैं साथ रखना होता है. स्टार्ट नहीं हुआ. अच्छा हाँ. तो फिर वो हो गया होगा, एक आदत हो गई होगी आपकी बॉडी को. यस. हाँ, अडेप्टेशन हो गई होगी, एवोल्यूशन हो गया होगा. यस. हाँ, ये हो गया होगा. हाँ, वैसे लाइक इस्लामिक वे में ये वाला एवोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता. ये मुझे एमडी कैट में पता चला. हम्म. एहसान और नबिया की. बोलो बोलो. बोल दिया वो उसने छुपे छुपे लाउस में. अच्छा मुझे बेबस नहीं आई. समझ आया. नहीं नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं. तो वैसे कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका ब्लड इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू योर स्किन वो जाएगा टुवर्ड्स योर मेजर ऑर्गन एंड मेजर ऑर्गन में ऑब्वियसली हैव किडनी एज वेल. तो किडनी में और ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा और ज़्यादा रीनल ब्लड फ्लो होगा और ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ ग्रेटर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड कोल्ड एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कोल्ड डायरेसिस. डी. बस हम ये फैक्टर्स ही डिस्कस कर पाएंगे आज. अच्छा नहीं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का हो गया ऑलमोस्ट. यू हैव कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. कोलॉइडल osmotic pressure. It is also known as oncotic pressure. इसको आप बोलते हो oncotic pressure as well. OP इसका short form है. So oncotic pressure, it is the osmotic pull of your water due to large plasma protein. And पहले क्या हो रहा था? Hydrostatic pressure in your glomerulus was favoring the process of ultrafiltration. But oncotic pressure of your glomerulus, it is going to oppose ultrafiltration का process. बिल्कुल opposite हो जाता है. Basically ये वाला एरो. इफ़ यू हैव एन ऑनकोटिक प्रेशर इन योर ग्लोमेरुलस तो आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस अपोज होगा.
इफ़ यू हैव ऑनकोटिक प्रेशर इन योर बोमेंस कैप्सूल तो आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस फेवर होगा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इफ़ देयर इज एन ऑनकोटिक प्रेशर इन योर बोमेंस कैप्सूल। तो ऑपोजिट ऑपोजिट जा रहे हैं आपके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड योर ऑनकोटिक प्रेशर। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही इसके बारे में कि क्यों होता है किस तरह होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू इससे हो रहा है ड्यू टू द ऑस्मोटिक पुल ऑफ योर वाटर ड्यू टू योर लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे इस पर इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। फैक्टर्स में भी सिर्फ आप नाम वगैरह मेंशन कर दोगे तो उनको पता चल जाएगा कि यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। एंड वन थिंग, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए बिफोर आई एंड द क्लास। द ऑनकोटिक प्रेशर इन योर बोमस कैप्सूल जो आपकी नॉर्मल किडनी में होता है इन अ नॉर्मल किडनी दैट इज ऑलवेज जीरो। दिस इज अ होमवर्क। ऐसा क्यों होता है कल मुझे बताना। सही थोड़ा सा रिसर्च करके आना कि व्हाई इज द नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर इन योर नॉर्मल किडनी जीरो। क्योंकि क्योंकि it's science. वेरी गुड आंसर। साइंस होता है। साइंस। बस यही है, that's the conclusion. बात खत्म, homework done. हम हाँ वेरी गुड वेरी गुड। बस एंड विद दिस वी डन विद टुडेस क्लास। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। कल वी आर गोइंग टू डिस्कस सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है, आज डिस्कस नहीं कर सकते, बुरी बात हो वैसे जाएगी। मैम पास पेपर्स का इसी 2019 के जो थे उसमें सेक्शन बी था। हम्म। अब तो नहीं है, आई नहीं, डोंट थिंक सो है ना, तो कैन वी जस्ट डू देम फॉर लाइक प्रैक्टिस मोर नॉलेज या कर फायदा नहीं सकते हो। है? नहीं, फ़ायदा बहुत हाँ है कर उनका, सकते हैं। करना पड़ता है वो। बिकॉज अब क्या करना होता है, पड़ता है। करना पड़ता है हाँ। अब क्या होता है क्वेश्चन के बीच में वो एक लंबा सा ना ऐसे टाइप क्वेश्चन दे देंगे बीच में फॉर लाइक 6 to 7 मार्क्स। इफ़ यू सी आई थिंक 2024 वाले पेपर उन्होंने वहाँ पे ये हरकत की हुई है। अच्छा वैसे मैम हाँ। फेब मार्च का पेपर अगर आपने देखा बायो फिर लाइक स्टूडेंट्स ने शेयर किया था, आपको हम्म। क्या लगता है कि इस दफा की कोई गेस या कुछ आ गया ऐसे है ही? फेब हाँ मार्च का। फेब मार्च का तो हो गया, रेडिट से बच्चों ने पेपर निकाल लिया। ओह मैंने ज़्यादा देखा ही मुश्किल नहीं। होगा। हाँ, हो वो जाए द तो बात डिफ़िकल्टी खैर। लेवल इज़ इंक्रीजिंग दिन बाय डे, बैच बाय बैच।